दोस्तों रीट शिफ्ट 3 जो हुआ था 24 जुलाई को, उसके सीडीपी का यहाँ पर हम संभावित उत्तर की आपको आंसर की बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा गया होगा और शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 के भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या था कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है। तो विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अलग अलग अवस्था में अलग अलग तरह से डेवलपमेंट है, तो समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, यही गलत हो गया। परिपक्वता सीखने का परिणाम है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है या पूर्वानुमेय भी होता है, तो ये यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर होता है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तीसरा है कि व्यक्तिगत व्यवसाय चयन में, है ना, व्यक्तिगत भिन्नता को किस द्वारा समझा जा सकता है। व्यवसाय चयन की बात करेंगे तो व्यवसाय में आपका संज्ञानात्मक योग्यता, स्वभावगत, सांस्कृतिक अभिक्षमता, व्यवसाय में आपका जो है मेन कैपेसिटी देखी जाएगी। देखिए आपका दिमाग कितना तेज है वो नहीं, आप कितना कर पाते हैं वो, दिमाग कितना तेज होता तो संज्ञानात्मक देखा जाता। मेन अभिक्षमता है आपकी कैपेसिटी, आपका एप्टीट्यूड है। डी विल बी द बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर आता है, बाल विकास में वातावरण की भूमिका डैश के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबंधित होती है। वातावरण किससे जुड़ा हुआ है, स्वभाव, व्यक्तित्व, प्राथमिक प्रतिक्रिया या आदत निर्माण। देखिए वातावरण की भूमिका जो है सबसे ज्यादा आपका आदत निर्माण से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो आपकी वातावरण है वो आपके से अगर आपने सीखा है तो आपके हैबिट में आ जाती है। शील गुण सिद्धांत किसने प्रतिपादित नहीं किया, बहुत लोग नहीं नहीं पढ़ के गलती कर देते हैं। रेमंड कैटल ने किया है, ऑलपोर्ट ने भी किया है, इवन कुछ रूप में आइंजेक ने भी अपने शील गुण के टर्म बताए हैं, लेकिन यहाँ पर पॉल क्रॉस्टा व रॉबर्ट मैक्रे ने नहीं किया है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। नैदानिकता की जब यहाँ पर दोस्तों बात होती है तो नैदानिकता MMPI परीक्षण जो होता है वो नैदानिक निदान के लिए वैध है, जहां पर कि हम बात करते हैं जो बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करना, उसको पता करना, उसके लिए MMPI परीक्षण वैध होता है। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर थ्योरी आपको पता है, स्पीयरमैन का है। बहु फैक्टर आपका बहुकारक जो है ये थार्नडाइक का है, पदानुक्रमिक भी हेरल्ड के इनका नहीं है। लेकिन जो ट्राई आर्किक थ्योरी है ये दिया हुआ है स्टर्नबर्ग का। इसमें थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ त्रिआयामी वर्ड दे दिया है। बेसिकली इनको यहाँ पर या तो त्रिचापीय ऐसा कुछ वर्ड देना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलती है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कभी भी ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो आप इंग्लिश के थ्रू जाइए, और ट्राई आर्किक जो थ्योरी है ये आपका सी विल बी द बेस्ट आंसर। कौन सी बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है ना, जो परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है, तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो है परफॉर्मेंस टेस्ट है। कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है, तो यहां पर आपको हो जाएगा कि देखिए समानता, संभाव्यता, नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल होगा, विचलनशीलता भी होगा, शील गुणों में भी संबंध होगा, लेकिन अधिगम समानता ये नहीं हो सकता। इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करेंगे और बोलेंगे कि सब समान अधिगम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, सब अपने अपने हिसाब से अधिगम करता है। विच मेजर इज नॉट रिलेवेंट फॉर द प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक के शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है, तो पाठ्यक्रम में समृद्धि बिल्कुल, श्रेणी उन्नति, ग्रेड बढ़ाना या विशिष्ट कक्षा, ये सब जरूरी है, लेकिन उपचारात्मक नहीं होगा ना। उपचारात्मक तो उनके लिए होता है जिनको प्रॉब्लम रहती है, जो प्रतिभाशाली है उनके लिए वो नहीं होगा। कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। अधिगम अक्षमता मैंने आपको पहले भी बोला था, बस लर्निंग डिसेबिलिटी दे दिया, और उसमें अगर लर्निंग डिसेबिलिटी से ही जुड़े हुए, मतलब डिसेबिलिटी से ही जुड़े हुए बहुत सारे ऑप्शन है तो हम डिसलेक्सिया लगाएंगे, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटी में सबसे पहला ऑप्शन आपको डिसलेक्सिया ही होता है और वही लगाना है। अगर बाकी ऑप्शन के ऐसे भी ADHD और ऑटिज्म है, थोड़ा कॉर्नर केसेस है, तो मेनली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो डिसलेक्सिया ही मानी जाती है। कुछ समायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। डिसीजन में जो आपको परेशानी होती है, जो द्वंद्व होता है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है, तो कभी भी आप डिसीजन में होंगे तो आप वहां पे कुंठित, तनाव, चिंता नहीं, वहां पर आप द्वंद्व में फंसेंगे। अगर हम बोलेंगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो एक्चुअल में आप द्वंद्व में हैं। जेफी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालक की विशेषता कौन सी
नहीं है। देखिए, चिंतन में लचीलापन बिल्कुल होना चाहिए, समस्या के अलग अलग उत्तर बिल्कुल होना चाहिए, मौलिकता भी होनी चाहिए। चिंतन में समानुभूति, एम्पैथी, समान अनुभूति, एक जैसी अनुभूति करना, ये फिर आपकी क्रिएटिविटी नहीं रहेगी। ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है, यह आपको पूछा गया है। तो बेसिकली इसको जो है डाउन सिंड्रोम बोला जाता है, याद रखने वाली चीज है। डाउन सिंड्रोम जो है ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। कौन सा थार्नडाइक के सीखने के नियम का हिस्सा नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्य का नियम। ये तीनों मुख्य नियम है। साहचर्य का नियम जो है ये गौण नियम के अंतर्गत आता है, और उसमें भी आप देखिएगा तो अगर हमको नहीं कुछ दिया है तो हम सिंपल यहां पर देखेंगे, ऐसे तो ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग इसका पूरा नाम है, तो उस वजह से भी ये गलत हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी देखेंगे कि ये बेमेल है, ये तीनों मुख्य नियम है, ये मुख्य नहीं है, तो बेस्ट आंसर में हम बी टिक लगा देंगे। कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? तो स्वास्थ्य, उम्र, जेंडर, परिपक्वता, अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक वस्तु की अर्थपूर्णता। जो मनोवैज्ञानिक कारक की बात कर रहे हैं तो अभिप्रेरणा एवं जो संवेगात्मक अवस्था, ये बेस्ट आंसर होगा। अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आप सभी लोग जानते हैं, कोहलर के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आता है कि अधिगम में समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण क्या होता है? कभी भी हम समस्या करते हैं, समाधान करते हैं, तो जो हमारा फाइनल वेरिफिकेशन होता है उसको हम जो परफॉर्मेंस होता है उसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये कैसा रहा। अल्टीमेटली हम यही काम करते हैं, बाकी चीजें उससे पहले करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्ति के प्रयोग में मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए, ये जो युक्ति है ना, आप लोग सीटेट के लिए भी ध्यान रखिएगा, ये मेनली सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही आपको जो है दिया गया है। कोई भी रक्षात्मक युक्ति या कोई भी युक्ति की बात हो, ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा ही दिया गया। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर बेस्ट होगा पुरस्कार, जो कि बाह्य रूप से आपको होती है। तो शिक्षण के स्तर के आधार पर शिक्षण का प्रकार क्या नहीं है? तो यहाँ पर भी अगर आप देखिएगा तो बोध, स्मृति, चिंतन, ये सब आप करते हैं खुद में, और तब जाके आपका शिक्षण अच्छे से होता है। और जब ये कर लेते हैं तब उसके बाद आप प्रदर्शन करते हैं। तो शिक्षण के स्तर में प्रदर्शन नहीं आता है, शिक्षण पर ये चिंतन, बोध, स्मृति कर लेने के बाद जो आप फाइनल जो आप दिखाते हैं जैसे उसको प्रदर्शन बोलते हैं। एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई थी? तो एलन जो है 1963 में उन्होंने ये सूक्ष्म शिक्षण उन्होंने दिया था, मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। ये जो माइक्रो टीचिंग है ये एलन के द्वारा दी गई थी। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? आपको याद होगा, मोटिवेशन होता है नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव, है ना? तो आवश्यकता और उसके साथ साथ आपका यहाँ पर अंतर्नोद और प्रोत्साहन, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। तो बी इज द बेस्ट आंसर, मैंने पढ़ाया भी है, मोटिवेशन इक्वल टू। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, आप बहुत लोग इसमें ना क्रियाविधि लगा देंगे, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि क्रियाविधि तो बेसिकली आप जब कर रहे हैं क्रियात्मक अनुसंधान तो क्रिया कर रहे हैं, इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान बोला उसको। उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा किसी प्रॉब्लम का निदान करना। बेसिकली कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको डायग्नोस्टिक करना, फिर उसको रेमेडी की तरफ ले जाना। कोई काम करते हैं तो किसी चीजों के बारे में हमें डायग्नोस्टिक करने में मदद मिलती है। उपलब्धि परीक्षण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपलब्धि परीक्षण की अगर हम बात करते हैं, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता, ये तो बिल्कुल उपलब्धि परीक्षण में चाहिए। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन खुद में उपलब्धि परीक्षण है। एक्चुअल में जो हम परीक्षण करते हैं उसको मूल्यांकन ही तो बोलते हैं। तो इसके अंदर ये तीनों चीजें चाहिए, समझ रहे ना? तो उसके निर्माण के लिए विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता चाहिए। मूल्यांकन खुद में उपलब्धि परीक्षण है, इसलिए ये सत्य नहीं है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? आप सभी लोग जानते हैं 2005 में ये आया था। आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए, सतत, नैदानिक और उपचारात्मक, ये तीनों ही चीज जब आप आकलन कर रहे होते हैं तभी आप करते हैं। सतत में भी आप पढ़ा, मेन उद्देश्य आपका होता है सिखाना, नैदानिक में भी सिखाना, उपचारात्मक भी सिखाना। उपलब्धि में सिखाना नहीं होता है, आपका एक्चुअल में जो अचीवमेंट है उसको हम यहाँ पे पता करते हैं।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा उनसे संबंधित नहीं है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो स्कीमा, आत्मसातकरण, एकोमोडेशन, ये जो है आपका सब संबंधित है। अधिग्रहण संबंधित नहीं है, क्योंकि ये एक्विजिशन जो है ये बेसिकली चॉम्स्की के क्षेत्र में जाता है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन करते हैं। स्कीमा, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन ये तीनों पियाजे से संबंधित है, एक्विजिशन नहीं है। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, तो इसको बेसिकली हम लोग एलील बोलते हैं। ये याद रखने वाली चीज है। एक जीन का जोड़ा होता है जो एक विशेष क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान जो है रखता है, अधिग्रहित करता है, और समान गुण जो होता है उसको कंट्रोल भी करता है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था इसमें से क्या नहीं है? फेलिक अवस्था, एनल अवस्था, लेटेंसी अवस्था, ये सब अवस्था मैंने पढ़ा है। एडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था ये बेसिकली ग्रंथि है, एडिपस कॉम्प्लेक्स ग्रंथि है जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई है, ये अवस्था नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा संभावित आंसर की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।